हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। यानी पहला प्रश्न जो है वो परिभाषा देना है और इसमें है गृह युद्ध, बहुसंख्यवाद, युक्तिपरक विचार विमर्श, लोकतंत्र, एथनिक या जातीय या नृभाषीय, सरकार, राजनीतिक समानता और अधिनायकवाद। यानी इन 8 शब्दों के हम जो है परिभाषा यहाँ देखेंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इनके क्या उत्तर होंगे। पहला है गृह युद्ध। कह रहा है कि एक देश के भीतर रहने वाले जन समूहों के बीच घात, प्रतिघात और जनसंहार की स्थिति का बनना। यानी वो स्थिति होती है जो एक देश के भीतर रहने वाले लोगों में आपस में जो है टकराव होता है, एक दूसरे पर वे प्रतिघात करते हैं, यानी एक दूसरे को नीचा या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इससे जो जनसंहार की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी लोगों की जो है एक दूसरे को मरने को उतारू हो जाते हैं, उस स्थिति को गृह युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है बहुसंख्यवाद। यानी राजनीतिक विचारधारा जिसके अनुसार बहुसंख्यवाद ही सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। यानी वैसे राजनीतिक विचार जिससे ये तय किया जाए कि जो शासन की शक्ति है वो बहुसंख्यक के हाथ में रहे, यानी उन समुदाय या उन धर्म के लोगों के हाथों में रहे जो संख्या में ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है युक्तिपरक विचार विमर्श। नैतिक पहलू को नकार कर केवल प्रत्यक्ष और अस्थिर लाभ की दृष्टि से की जाने वाली परिचर्चा, यानी थोड़े समय के लिए, और वहाँ जो है नैतिकता को नहीं माना जा रहा हो, यानी नैतिक पहलू को बिना ध्यान दिए केवल ये देखना कि क्या लाभ हो रहा है और उसके आधार पर जो चर्चा होती है उसको युक्तिपरक विचार विमर्श कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोगों के द्वारा और लोगों के कार्य करने वाली सरकार, यानी वो सरकार जो लोगों के लिए और उस सरकार का चुनाव लोगों द्वारा ही होता हो और वो सरकार लोगों के लिए काम करती हो, तो उसको लोकतंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है एथनिक या जातीय या नृभाषीय। शारीरिक गठन, भाव भंगिमा, भाषा, आचार विचार, आस्था में समानता वाले तथा पूर्वज के वंशज समझे गए जनसमूह। यानी वे ऐसे लोग जिनका शारीरिक गठन यानी शरीर की बनावट और उसकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा, उनके रहने के तरीके या उनकी जो आस्था है वो हमारे पूर्वजों के अनुसार होती है, तो उस तरह के जो लोग होते हैं उनको एथनिक या जातीय या नृभाषीय बोला जाता है। नेक्स्ट है सरकार। वह कार्यप्रणाली अथवा तंत्र जो किसी राष्ट्र में लोगों में आत्मीयता, पुनराभूति और सहानुभूति तथा सहयोग जैसे गुणों के उत्कर्ष का वातावरण तैयार करके उन्हें एकता और अखंडता की ओर बांधे रखती है। यानी वह मशीनरी कह सकते हैं, या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि सरकार वह मशीनरी है जो योजनाओं को लागू करती है, उसके लिए योजना तैयार करती है, या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, या देश को एकता और अखंडता की ओर जो है ले जाती है, या लोगों में शांति व्यवस्था बहाल करती है। उस तरह की जो राजनीतिक संगठन होते हैं उनको सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता, यानी भेदभाव रहित, यानी जिसमें किसी के द्वारा भेदभाव न हो। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी सभी को जो 18 वर्ष से अधिक के उम्र के हैं उनको मत देने का अधिकार देना कि बिना किसी धार्मिक, जाति या लैंगिक भेदभाव के, तो उसको बोला जाता है राजनीतिक समानता। नेक्स्ट है अधिनायकवाद, जिसको तानाशाह भी बोला जाता है। तो कृषि धार्मिक नेता या तानाशाह अथवा किसी सैनिक जनरल या निरंकुश
तानाशाह या राजा के शासन का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा, यानी ऐसी विचारधारा जो सैनिक तानाशाही या धार्मिक नेता जो तानाशाह के तौर पर काम करता हो, या सेना का जनरल जो निरंकुश रूप से काम करता हो, उस तरह की जो विचारधारा है या उस तरह के विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं उनको अधिनायकवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगे थी। तो श्रीलंका में तमिलों की मांगे थी कि तमिलों को कामकाज की भाषा बनाना, यानी वहाँ केवल सिहली को जो भाषा बनाई गई थी उसके स्थान पर तमिल को भी ये लोग मांग कर रहे थे कि तमिल को भी कामकाज की भाषा बनाया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता, यानी जो तमिल सरकार बन रही थी या तमिल राजनीतिक संगठन बन रहे थे जिसको इलम बोला गया, तो उसको भी स्वायत्तता दी जाए। शिक्षा और नौकरी के समान अवसर दिए जाए, यानी तमिलों और सिहलियों में किसी भी तरह का जो है भेदभाव न किया जाए, ये मांगे थी श्रीलंका में तमिलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता के स्रोत कौन होते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में लोक शक्तियों को कैसे भोगते हैं। उत्तर लिखेंगे जनता। तो इसमें कौन से स्रोत होते हैं जी, जनता होते हैं। और कौन लोग जो है शक्तियों को भोगते हैं, तो बंटवारा अथवा साझेदारी करके, यानी आपस में हिस्सेदारी करके ये अपने शक्तियों को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं या भोगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सत्ता का बंटवारा साझेदारी करना सत्ता के टुकड़े करना एवं देश को कमजोर करना है। यदि नहीं तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी सत्ता की जो साझेदारी होती है उससे देश हमारा कमजोर होता है या टूटता है, या अगर ऐसा नहीं है तो अपने विचार के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर लिखेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति में समानता एवं अखंडता ही चिरायु रह सकती है, परंतु सत्ता का बंटवारा देश को कमजोर करना बिल्कुल नहीं है। यानी कहा जा रहा है कि अगर सत्ता का बंटवारा हम करते हैं तो इससे देश कमजोर नहीं होता है। हाँ, इसे जोड़ तोड़ या गठबंधन की राजनीति अवश्य कह सकते हैं। यह एक नया प्रयोग है, लेकिन अंततः इससे देश कमजोर ही होगा। यानी अगर हम जो है गठबंधन कराते हैं, गठबंधन की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की जो कार्य शक्ति है वो थोड़ा सा जो है अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे राजनेता होते हैं उनमें नैतिकता का अभाव देखने को मिलता है। अगर नैतिकता का अभाव न देखने को मिले तो निश्चित ही इससे भी लोकतंत्र मजबूत होगा। पांचवा प्रश्न है, क्या आप इससे सहमत हैं कि लोकतंत्र की कार्यशीलता में भागीदारी जरूरी है। यानी लोकतंत्र जो है उसमें लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। कह रहे यह एक परिवार के सदस्यों के बीच योग्यता अनुसार अलग अलग कार्यों का आवंटन जैसा है। यानी एक परिवार में जिस तरह से लोग काम करने लायक होते हैं उसके अनुसार जो है कामों को बांटा जाता है, ठीक वैसा ही यह भी है। यदि प्रत्येक सदस्य अपने कार्य के टुकड़े को ही समग्र मानने लगे तो यह मात्र दिवा स्वप्न है, क्योंकि अंग या टुकड़ा कभी पूर्णता को ग्रहण नहीं कर सकता। पहले टुकड़े करके फिर यह संकल्पना करना है कि वे परस्पर जुड़े हैं, मात्र बुद्धि भ्रम है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर केवल हम एक ही अंग को या टुकड़े को मान लें कि यही हमारे लिए है, बाकी सबसे हमको कोई मतलब नहीं है, तो फिर जीवन संभव नहीं है। जिस तरीके से अगर हाथ को ही हम सब कुछ मान लें और बाकी शरीर के अंग को नकारें तो ये संभव नहीं है। ये संकल्पना जो है संभव नहीं हो सकता, बल्कि हमें ये सोचना होगा कि सभी अंग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी जाकर के शरीर है। नेक्स्ट है कि 1970 और 93 के बीच बेल्जियम का संविधान कितनी बार संशोधित किया गया। तो सही उत्तर होगा 4 बार संशोधित किया गया, ताकि लोगों को बेगानेपन का एहसास न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। यानी शासन के विभिन्न अंगों में वितरण करना क्षैतिज वितरण है। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके तौर पर जो बंटवारा होता है उसको क्षैतिज वितरण कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि श्रीलंकाई तमिल किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो श्रीलंका के मूल के जो तमिल है उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है। तो सबसे ज़्यादा जो है सिहली है, तो सिहली जो है उनका सामाजिक समूह जो है सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक सरकार से
क्या तात्पर्य है, यानी सामुदायिक सरकार किसको कहते हैं। तो लिखेंगे जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि भाषाई समूह, धार्मिक समूह के बीच होता है तो वह सामुदायिक सरकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक समूह है, यानी ब्रुसेल्स में सबसे ज्यादा लोग थे तो फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज्यादा थे, यानी फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट है कि किस देश में बहुसंख्यवाद के कारण गृह युद्ध छिड़ गया है। तो श्रीलंका जो है वहां गृह युद्ध हुआ था बहुसंख्यवाद को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। तो इस तरह के जो बंटवारे होते हैं उसको समानांतर वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विभिन्न पार्टियां सरकार बनाने के लिए सत्ता में भागीदारी करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं, बहुत से पार्टी के लोग जो है मिलकर के सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे कि देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग अवश्य करती है परंतु वह संसद के अधीन कार्य करती है, यानी नियम कायदे कानून से काम करती है। इसी प्रकार न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है परंतु न्यायपालिका ही एकमात्र संस्था है जो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि सभी संस्थान जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ करके ही काम करते हैं। नेक्स्ट है युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। तो युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणाम पर जोर देता है जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से क्या तात्पर्य है। लिखेंगे उत्तर उच्चतर यानी केंद्र सरकार और निम्नतर यानी नगर पालिका और पंचायत। तो पंचायत जो है सबसे निम्न स्तर है सरकार के। तो कह रहा है कि स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। तो बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में स्थित है। तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समुदाय बेल्जियम में बहुमत में है। तो फ्रेंच भाषी जो है ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका की जनसंख्या में सहेली भाषा एवं तमिल भाषी लोगों का प्रतिशत बनावट क्या है। तो सहेली 74% है और तमिल जो है वो 18% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो बहुसंख्य में है और बेल्जियम में, और वो शक्ति संपन्न भी है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और शिक्षा भी उन्हीं में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो 4 फरवरी 1948 को जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने किस विदेशी शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो इंग्लैंड से। और अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली 19 अप्रैल 1839 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी लोगों में तीखा रूप ब्रुसेल्स में क्यों देखा गया। तो डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी लोगों में तनाव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा क्योंकि यहाँ डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे परंतु धन के मामले में कमज़ोर व अल्पमत थे, यानी धन उनके पास नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी लोगों में तनाव क्यों था। क्योंकि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, यानी डचों से ज़्यादा इनके पास पैसे थे और ये ताकतवर भी थे। नेक्स्ट है कि बेल्जियम ने सत्ता में साझेदारी के सवाल को किस प्रकार निपटाने की कोशिश की। तो विभिन्न समुदाय की भावनाओं एवं हितों का आदर करके। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उत्तर लिखेंगे यह संघर्ष की संभावनाओं को कम करती है तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे
धन्यवाद।